हेलो एवरीवन, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे सेकेंड यूनिट से हाउस प्लानिंग में देखेंगे प्लानिंग डिफरेंस रेसिडेंटल स्पेस इन ए हाउस, यानी कि आवास में विभिन्न आवासीय स्थान की योजना। इसमें हम बात करें तो देखेंगे कि एक आवास में रहने वाले विभिन्न आवासीय स्थान होते हैं, जैसे कार्य क्षेत्र होता है, सोने का क्षेत्र होता है, और इन क्षेत्रों का अलग अलग तरीकों से जोड़ा जा सकता है। बाहर वाले केबिन से सभी कक्षों को जोड़ा जाना चाहिए और ये देखा जाता है कि घर में एक बैठक होता है और एक भोजनालय, रसोई, शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष आदि का प्रयोग किया जाता है। आवास को सुविधापूर्ण बनाने के लिए उसमें उचित कक्षों का प्रयोग करना चाहिए और कक्षों की उनकी क्रियाशीलता के अनुसार भवन को विभाजित किया गया है। वो कितने पॉइंट में विभाजित किया गया है? 3 है। एक रहने के कक्ष में है, दूसरा भोजन के कक्ष और तीसरा होगा शयन कक्ष। अब बात करते हैं रहने के कक्ष में, यानी रहने के कक्ष की बात की जाए तो आवास में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये पॉइंट को ध्यान में रख करके आवास रहने की कक्ष की योजना बनाएं कि कक्ष में रहने वाले जो परिवार हैं उनके सदस्यों की संख्या कैसी है, क्योंकि इस कक्ष में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए चाहे कक्ष छोटा हो या लंबा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उत्तम होना चाहिए। और लिविंग एरिया के अंतर्गत क्या होनी चाहिए? बैठक बनाई जानी चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? आजकल बैठक का आकार बहुत बड़ा बनाया जा रहा है और उसका उपयोग परिवार के कुछ अतिरिक्त आवश्यकताओं हेतु संभव होता है। आवश्यकताओं को देखते हुए वांछनीय है कि बैठकों का आकार बड़ा रखा जाए। सुविधा हेतु कम से कम कितना होना चाहिए? 15 गुणे 12 का आकार होना चाहिए, यानी इसमें बैठक लंबाई चौड़ाई में सही अनुपात होनी चाहिए। बैठक लंबाई चौड़ाई में सही अनुपात होनी चाहिए, अन्यथा वो आकर्षक नहीं लगेगा। बैठक में दरवाजे बड़े होने चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 3 इंच का होना चाहिए और 3 फीट का होना चाहिए। और बैठक का जो फर्श है सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और आजकल लोग क्या करते हैं? फर्श पर मोज़ेक टाइल का प्रयोग करते हैं और बैठक जो होता है, बैठक या लिविंग रूम के लिए जो है भोजन संबंधी विचार रखते हैं और उन पॉइंट को ध्यान में रखते हैं जो इस प्रकार है। जैसे है लिविंग रूम की योजना बनाने में प्रमुख कारक है कि वहाँ पर बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कैसे होगी, बैठने की व्यवस्था कैसी है, फर्नीचर का आकार कैसा है, फिर फर्नीचर के लिए स्थान कैसा है, फर्नीचर के चारों ओर खाली स्थान कैसा है, मुख्य द्वार तथा एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने का मार्ग कैसा है। इन सब पॉइंट पर क्या करेंगे? देखेंगे। अब देखिए बरामदा, दूसरा जो पॉइंट आपका है वो है बरामदा। बरामदा की बात की जाए तो आधुनिक युग में अधिकतर मध्य वर्गीय परिवारों में आवास में एक बरामदा भी आवश्यक रूप से बनाया जाता है। यदि आवास में एक बरामदा बनाया जाए तो उसकी अनेक उपयोगिता होती है। यदि कक्ष के घर या अन्य कक्षों में जाने हेतु स्वतंत्र मार्ग प्रदान करता है और जिससे उसमें क्या बनी रहती है? एकांतता बनी रहती है। बरामदे की बात की जाए तो बरामदा कई निर्णय से बनाया जाता है। उसमें परिवारिक सदस्यों द्वारा एक साथ पढ़ने, गपशप करने, बैठने, उठने आदि के साथ जो है प्रतीक्षा के रूप में भी कार्य करता है। कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति बरामदा में क्या कर सकता है? प्रतीक्षा कर सकता है। बरामदे के लिए योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बरामदे की लंबाई चौड़ाई अनुपात में हो। बरामदा सभी कक्षों को जोड़ने वाला हो। बरामदा ऐसा होना चाहिए कि सभी कक्षों में आसानी से आना जाना संपन्न हो सके। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे किसके बारे में? अध्ययन कक्ष के बारे में। यानी अध्ययन कक्ष होता है क्या? अध्ययन कक्ष की बात की जाए जिसको हम क्या कहते हैं? स्टडी रूम कहते हैं। यानी कि एक अध्ययन कक्ष का उपयोग अध्ययन, लेखन, पढ़ने, कंप्यूटर का उपयोग करने, फाइलों, पुस्तकों के भंडारण और पुस्तकालय के रूप में किया जाता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं? छोटे घरों में ही अध्ययन कक्ष का प्रयोग कहाँ करते हैं? शयन कक्ष में ही कर लेते हैं। और एक अध्ययन कक्ष के डिजाइन के लिए एक आरामदायक और शांतिपूर्ण स्थान के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना चाहिए। जो कक्ष अध्ययन हेतु है उस पर हम कुछ विचार करने योग्य बातें हैं उसके बारे में बताएंगे।
जैसे है अध्ययन में उपयोग किए जाने वाला जो विशिष्ट फर्नीचर है वो कैसा है, उसकी जगह की आवश्यकता कैसी है, उसका उपयुक्त जगह कौन कौन सा होगा, फर्नीचर का आकार कैसा है और आवाजाही है फर्नीचर के चारों ओर की जगह कैसी है। ठीक है, फिर किताब, फाइल, कपड़ों आदि के लिए भंडारण का स्थान कैसा है। इन सब पॉइंट पर क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिए, यदि घर बड़ा रहता है और पर्याप्त साधन है तो उसमें एक अध्ययन कक्ष की क्या होती है, बना दिया जा सकता है। यहाँ डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि जैसे लोगों के लिए जिन्हें अध्ययन आवश्यक होता है और उपयोगी रहता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घर में बच्चे रहते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें अधिक अध्ययन करना आवश्यक होता है, इसीलिए उनको क्या चाहिए, अध्ययन कक्ष उनके लिए उपयोगी होता है। ऐसी स्थिति में जहाँ परिवार के युवा सदस्य को ही इसका उपयोग करते हैं, सामान्यतः इस कक्ष को शयन तथा अध्ययन दोनों के लिए ही उपयोग में लिया जाता है। इस कक्ष को बहुत बड़ा आकार देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 100 से लेकर के 150 वर्ग मीटर की जगह भी अध्ययन हेतु उचित रहता है। और जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जगह बचाने के लिए इसमें एक दीवार में ही किताबों की अलमारियाँ दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होना चाहिए, सिंगल बेड होना चाहिए, एक टेबल होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, कुर्सी पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जो कक्ष हो अधिक क्या हो, सुविधाजनक हो। अगला जो पॉइंट है वो आपका है शयन कक्ष। शयन कक्ष के बारे में देखा जाएगा तो शयन कक्ष की बात की जाए तो शयन कक्ष मुख्य रूप से सोने, आराम करने, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग कपड़े स्टोर करने तथा व्यक्तिगत देखभाल के लिए उपयोग किया जाता है। और जिसका अर्थ यह है कि कक्ष अन्य कक्षों से दूर होना चाहिए और ये कक्ष क्या होता है, एक बहुत ही निजी स्थान पर होनी चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट है शयन कक्ष से रिलेटेड, कुछ बातें हैं, यानी शयन कक्ष के रहने वालों की संख्या कितनी है, शयन कक्ष में रहने वालों की उम्र कैसी है, फर्नीचर का आकार तथा प्रकार कैसा है, आवाजाही के लिए फर्नीचर के चारों निकासी जो होता है और जगह कैसी है। फिर लास्ट पॉइंट जो है कपड़े व ड्रेसिंग आदि के लिए भंडारण स्थान एकांता। शयन कक्ष की प्रथम आवश्यकता क्या है, सुविधाजनक होना चाहिए, शोर शराबे से दूर होना चाहिए, बैठक से कुछ फासले पर हो तो बेहतर है, अन्यथा वहाँ विश्राम करने में असुविधा होगी। तो ये क्या था, शयन कक्ष था। फिर आगे देखेंगे शयन कक्ष के बारे में ही, शयन कक्ष कैसे होना चाहिए। शयन कक्ष में क्या होना चाहिए, वातानुकूल अच्छा होना चाहिए, 2 खिड़कियां हो तो वायु का आवागमन क्या होता है, सुगमता से हो सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, एक शयन कक्ष यानी कि 15 × 12 अर्थात 180 फीट। ठीक है, 180 फीट का उत्तम रहता है, क्योंकि डबल बेड के साथ आने वाले जितने भी सामान हैं वो सुविधाजनक स्थान पर स्थापित हो जाएं। अब अगला जो पॉइंट है वो आपका है क्या है, भोजन। भोजन की बात की जाए तो भोजन कक्ष की योजना तैयार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन कक्ष रसोई घर के निकट हो, ताकि क्या हो, ताकि घर से भोजन परोसने में असुविधा ना हो। छोटे घरों से भोजन कक्ष की प्रथा नहीं होती है, लेकिन यदि आवास बड़ा होता है तो उसमें अलग अलग से भोजन कक्ष बनाने की प्रथा देखी जाती है। भोजन कक्ष को बैठक के साथ मिलकर बनाया जाता है और आधुनिक युग में रसोई घर के साथ भोजन कक्ष भी बनाए जा रहे हैं, जहां छत को क्या किया जा रहा है, पार्टीशन दे दिया जा रहा है। भोजन कक्ष भी 2 शैलियों पर आधारित बनाए जाते हैं। यदि भोजन भारतीय पद्धति में फर्श पर पट्टे पर बैठ करके किया जाए और दूसरा एक भारतीय शैली होता है और दूसरा विदेशी शैली होता है। ठीक है, तो ये था भोजन कक्ष कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, फर्श भी कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और क्या जो पत्थर है या टाइल्स से बना हुआ है वो सही होना चाहिए, क्योंकि टाइल्स पर सफाई आसानी से हो जाती है। और भोजन कक्ष की खिड़कियां बड़ी और कांच की लगी होनी चाहिए, ये उपयोगी होते हैं और भोजन परोसने के बर्तन रखे जा सकते हैं। ये था आपका क्या, रसोई भोजन कक्ष था। अब हम बात करेंगे किस पर, रसोई घर पर। रसोई घर क्या होता है उन पर। रसोई घर की बात की जाए जिसको हम क्या कहते हैं, किचन। रसोई घर की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व यह समझना महत्वपूर्ण होता है
कि रसोई का उपयोग कैसे किया जा रहा है एक बुनियादी दृष्टिकोण है जिसे किसी भी वास्तुकार को अवश्य लेना चाहिए। एक रसोई सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक बचा हुआ स्थान या अंत में परिभाषित की जाने वाली जगह नहीं हो सकती है। इसीलिए यह जानना आवश्यक है कि रसोई में विभिन्न प्रवाह और विभिन्न कार्य क्षेत्र होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब किन कार्य क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है वो नीचे मेंशन किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर यानी कि है पेंट्री क्षेत्र। पेंट्री क्षेत्र मीन्स होता है यहाँ जो होता है वो खाद्य भंडारण या रेफ्रिजरेटर जिसको कहा जाता है ना, सुरक्षित स्थान रखा जाता है। भंडारण क्षेत्र की बात की जाए तो ये क्षेत्र केवल उपकरणों, बर्तन आदि के भंडार हेतु होता है, यानी इसमें उपकरण रखे जाते हैं और बर्तन रखे जाते हैं। सिंक क्षेत्र यह स्थान सफाई का क्षेत्र होता है। तैयारी क्षेत्र की बात की जाए तो तैयारी क्षेत्र ने कि जिस स्थान पर सभी कार्य हेतु तैयारी की जाती है, जैसे सब्जी काटना, आटा गूंथना, इसके लिए भी क्या होना चाहिए, अलग स्थान होना चाहिए। खाना पकाने का क्षेत्र इस क्षेत्र में मुख्यतः गैस, ओवन आदि रखे जाते हैं और इसमें भी मतलब क्या होता है, रसोई घर में डिजाइन के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो रसोई होता है वो रैंकिंग जिसको कहते हैं, दो समांतर रेखा वाली रसोई, और फिर क्या होता है एक आकार वाली रसोई और यू आकार वाली रसोई। यानी सर्वाधिक क्या होता है, दो समांतर रेखा वाली रसोई का प्रयोग किया जाता है, एक आकार वाली रसोई का प्रयोग किया जाता है और यू आकार की रसोई का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट है कि रसोई घर का एक महत्वपूर्ण अंग है और घर की आत्मा किसे कहा गया था, रसोई घर को ही कहा गया था। और रसोई घर का जो मुख्य कार्य होता है वो भोजन पकाना एवं देना। कई परिवारों में जहाँ अलग अलग लोग क्या करते हैं, भोजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ साथ ही घर में गृहिणी सबसे अधिक समय में रसोई में ही व्यतीत करती है। अतः यह अधिक सुविधाजनक होगा, जिसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि पॉइंट है स्थित होना चाहिए। स्थित की बात की जाए जिसको हम लोकेशन कहते हैं, यानी रसोई घर की योजना में उसकी स्थिति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। रसोई का मुख्य भाग पूर्व या उत्तर पूर्व में ही श्रेष्ठ रहता है, यानी कि पूरब होता है या उत्तर पूर्व में ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इससे प्रातःकाल की धूप सुबह रसोई घर में पहुंचती है, जिससे रसोई घर के रोगाणुओं से बचा जा सकता है। दूसरा जो पॉइंट था आपका क्या था, वो था प्रकाश तथा वायु विजन। प्रकाश तथा वायु विजन की बात की जाए तो भोजन बनाने में जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उतना ही वहाँ सही वायु विजन का होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि भोजन का संबंध सीधा हमारे स्वास्थ्य से होता है और रसोई घर में पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, फर्श का जो क्षेत्रफल का कम से कम 15% खिड़की का क्षेत्रफल होना चाहिए। अगला है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श के क्षेत्रफल की बात की जाए तो रसोई घर का जो क्षेत्रफल लगभग 100 से 160 वर्ग फीट उत्तम रहता है, क्योंकि रसोई घर ना तो अधिक छोटी ना तो अधिक बड़ी उपयुक्त होती है। क्षेत्र अत्यधिक बड़ा या छोटा होने से गृहिणी को क्या होता है, असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसका क्षेत्रफल उपयुक्त होना चाहिए, जिससे गृहिणी को क्या हो, असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगला जो पॉइंट है वो है क्या, फर्श तथा दीवारें। फर्श तथा दीवारों की बात की जाए तो फर्श जो रसोई घर का जो फर्श ऐसा होना चाहिए जिसकी आसानी से सफाई की जा सके, और साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि जिससे उस पर किसी भी प्रकार के धब्बे ना पड़े, क्योंकि आजकल के रसोई घर में विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है जिससे फर्श पर गिरने का खतरा बना हुआ रहता है। इसलिए रसोई घर की जो दीवार होती है, दीवारों पर प्लेटफॉर्म टाइल्स आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे दीवारें क्या होंगी, चिकनाई युक्त होंगी और जो भी गंदगियाँ गिरी होंगी वो आसानी से छूट जाएंगी। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है भंडार घर, यानी स्टोर रूम जिसको कहते हैं, स्टोर रूम यानी कि भंडार घर होता है। ये भी लोग अलग से मकान में बनवाते हैं। लोग क्या करते हैं, यदि आवास में पर्याप्त स्थान रहता है तो एक भंडार गृह भी बनाना उपयुक्त होता है, क्योंकि भंडार घर के होने से भंडार हेतु एक निश्चित स्थान प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ रसोई घर में जो बेवजह अधिक सामान रहता है ना, उसे क्या किया जाता है, एक अलग स्थान पर रख दिया जाता है। और
जो भंडार घर होता है ये रसोई घर के पास ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें विशेषकर अनाज, दालें, मसाले व अन्य जो है खाद्य पदार्थ होता है, इन सामग्री को रखा जाता है जो कि दैनिक जीवन में उपयोग नहीं आती हैं। भंडार घर में यदि स्थान पर्याप्त है तो उसमें ऐसे सामान रखे जा सकते हैं जो कि कई महीनों तक क्या हो, वर्षों में प्रयोग होने वाले हो, कई महीनों या वर्षों में प्रयोग होने वाले हो। तो ये आपका क्या था, भंडार गृह। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है अतिथि कक्ष, यानी कि अतिथि कक्ष कैसा होना चाहिए, गेस्ट रूम जिसको हम बोलते हैं। प्रायः ये देखा जाता है कि जो हमारे भारतीय समाज में अतिथि कक्ष का चलन पुराने समय में नहीं रहा, लेकिन आधुनिक युग में यह प्रचलन बढ़ता जा रहा है। यह कक्ष मुख्यतः अतिथियों के लिए ही तैयार किया जाता है और इस कक्ष में पर्याप्त साधन होते हैं। यह कक्ष आवास के एक हिस्से में होता है क्योंकि यह कक्ष मुख्य कक्षों से भिन्न रखा जाता है और इस कक्ष की उपयोगिता उन घरों में विशेष है जहां अतिथि क्या करते हैं, प्रायः आते रहते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था ना हो तो परिवार के सदस्यों को असुविधा होती है और परिवार एकांतता में भी व्यवधान पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, अतिथि कक्ष था। अब हम बात करें किसकी, यानी कि एक जो होता है ना, एक रहने के कक्ष की योजना, यानी कि आवास में विभिन्न आवासीय स्थान की योजना की बात की जाए तो रहने के कक्ष की योजना, भोजन के कक्ष की योजना, शयन कक्ष की योजना, ठीक है, शयन कक्ष की योजना हो गया, फिर भोजन कक्ष की योजना हो गया, रसोई घर की योजना हो गया, स्थित मतलब रसोई घर की जो स्थित है, आकार है, पेटी क्षेत्र है, भंडारण क्षेत्र है, सिंक क्षेत्र है, तैयारी क्षेत्र है, खाना पकाने का क्षेत्र है, फिर उसकी स्थित कैसी होनी चाहिए, प्रकाश तथा वायु विजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, फर्श का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, फर्श तथा दीवारें कैसी होनी चाहिए, भंडार घर कैसा होना चाहिए, गेस्ट रूम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या थे, विभिन्न आवासीय स्थान की योजना।